नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रि चल रही है। पहले तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और माँ जगत जननी आप सभी का कल्याण करें। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे आप सभी पहले से जानते हैं। हम बात करने वाले हैं सिविल मुकदमा के संदर्भ में, जिसे लोग दीवानी मुकदमा भी कहते हैं। और इस चैनल पर हम विभिन्न टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं और डाला हुआ है। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, नए दर्शक हैं, वो चाहें तो अन्य विषयों पर अगर उनको कोई वीडियो देखनी है तो आद्या शंकर त्रिपाठी मेरे चैनल पर सर्च करके उसे देख सकते हैं। और नए व्यूअर से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब हम आते हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि किसी भी सिविल मामले में, किसी भी दीवानी मामले में, उस मामले की शुरुआत ही यहीं से होती है। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई मुकदमा बनाते हैं तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। तो ये हमें निर्धारित करना होता है कि जो रिलीफ हम चाह रहे हैं, जो हम उससे विरोधी पक्ष से हम क्या सहायता चाह रहे हैं, न्यायालय से क्या सहायता चाह रहे हैं, क्या अनुतोष चाह रहे हैं, तो वो अनुतोष हमें कौन देगा, इसके लिए हमको प्रतिवादी बनाना पड़ता है। तो प्रतिवादी हम किन लोगों को बनाएं और इस पक्ष और विपक्ष में वादी में किन किन लोगों को जोड़ें, हमारे साथ और कितने लोग हैं जो सामान्य तथ्य में सामान्य अनुतोष को हमारे साथ पाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति कौन कौन होंगे। और जो प्रतिवादी हैं, प्रतिवादी में कौन कौन व्यक्ति होंगे, जिससे हमको क्या क्या अनुतोष चाहिए, क्या एक ही अनुतोष चाहिए, क्या कई प्रकार के अनुतोष चाहिए, तो उसमें किन किन प्रतिवादियों को शामिल करना है, ये एक विषय होता है दीवानी मामलों में। तो कई बार होता क्या है कि आपने मुकदमा बना दिया और जो आवश्यक पक्षकार थे, जो हितबद्ध पक्षकार थे, वो मुकदमे में पार्टी बनाना आप भूल गए या छूट गया या अज्ञानतावश आपने उनको नहीं बनाया। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है और आपके पास क्या उपाय उपलब्ध हैं, ये व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 1, जो पहला आदेश है जिसमें 13 नियम बनाए गए हैं, आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देता है कि आप कब उसमें नए वादी जोड़ सकते हैं, पुराने वादी को हटा के नए वादी भी ला सकते हैं, इसका भी प्रावधान है। कब आप नया प्रतिवादी जोड़ सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि जो प्रतिवादी है उसमें से एक दो प्रतिवादी को आप वादी बनाना चाहते हैं, या प्रतिवादी स्वयं चाहते हैं कि हम इस पक्ष में न रह करके हम उस पक्ष में रहेंगे, क्योंकि उनके जो मुकदमे से संबंधित ताल्लुकात हैं और जो उनके हित हैं वो उस पक्ष में रहने से ज़्यादा सुविधाजनक है और प्रकरण के निराकरण में आवश्यक है। तो इन सारी चीज़ों का समाधान जो है, हमको आदेश 1 से लेकर नियम 13 तक में जो प्रावधान है, इसमें कई प्रावधान हैं जिसे मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड रहें इन मामलों में, दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में, कि पक्षकार कैसे बनाया जाता है, पक्षकार कैसे जोड़े जाते हैं, पक्षकारों का असंयोजन क्या है और पक्षकारों का कुसंयोजन क्या है, और पक्षकार आवश्यक कौन से हैं और पक्षकार हितबद्ध कौन है, तो इन सब बातों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आवश्यक पक्षकार कौन होते हैं। किसी भी दीवानी मामले में, सिविल मामले में आवश्यक पक्षकार वो होते हैं जिनको यदि आपने पक्षकार नहीं बनाया है तो वो मामला आगे संचालित नहीं हो सकेगी, और जो भी अनुतोष, जो भी रिलीफ आपने चाहा है, न्यायालय आपको नहीं दे पाएगी, क्योंकि आपने आवश्यक और हितबद्ध जो
आवश्यक जो पक्षकार है उसको आपने पार्टी ही नहीं बनाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पक्षकारों का असंयोजन क्या है और कुसंयोजन क्या है। कुसंयोजन वो होता है कि आपने अनावश्यक किसी ऐसे व्यक्ति को पक्षकार बना दिया है जिसका कि उस मामले से कोई लेना देना नहीं है और न ही वो कोई आपको उससे कोई रिलीफ मिल सकती है, न्यायालय कोई सहायता नहीं कर सकती, तो वो कुसंयोजन हो गया। असंयोजन क्या हो गया कि असंयोजन जिसको आपको पक्षकार बनाना चाहिए था, आपने उसे पक्षकार नहीं बनाया, उसे जोड़ा नहीं, उसे छोड़ दिया, तो ये पक्षकारों का असंयोजन हो गया। तो दोस्तों, आपने ये समझा कि पक्षकारों का असंयोजन क्या है और कुसंयोजन क्या है, और आवश्यक पक्षकार कौन से हैं और हितबद्ध पक्षकार कौन से हैं। तो आवश्यक पक्षकार मैंने आपको बता दिया कि जिसके बिना प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाएगा। आवश्यक पक्षकार है उनको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। और हितबद्ध पक्षकार वो है जो डायरेक्ट उससे हित जिनका जुड़ा हुआ है। जो मान लीजिए कि कोई पैतृक संपत्ति है, अब पैतृक संपत्ति है, परदादा की संपत्ति दादा को आई, दादा से पिता को आई, उसके 4 बेटे हैं, एक बेटे को की मृत्यु हो गई है, उसके 4 बेटे हैं जो आपके भतीजे हैं, उनमें से 2 लड़कियां हैं, उनको आपने पार्टी नहीं बनाया, सिर्फ लड़कों को बना दिया, तो वो जो है हितबद्ध पक्षकार हैं, उनको आपको पार्टी बनाना पड़ेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ये पता चलता है कि कोई दीवानी मामला चल रहा है और उस दीवानी मामले में उस तीसरे व्यक्ति का भी हित जुड़ा हुआ है और उसके बिना उस मामले का निराकरण नहीं हो सकता है, तो वहां पर कोई भी नया पक्षकार जोड़ने के लिए, कोई भी नया वादी या प्रतिवादी, दोनों में से कोई भी पक्षकार जोड़ने के लिए आदेश 7, माफ कीजिएगा, आदेश 1 नियम 10, आदेश 1 नियम 10 में यह प्रोविजन है कि आप कोई भी पक्षकार को किसी दीवानी मामले में, किसी भी सिविल मामले में आप जोड़ सकते हैं। अब उसमें जोड़ेंगे, न्यायालय को एप्लीकेशन देंगे कि मेरा इस मामले में इस प्रकार से हित है और वो मेरे को बिना इस मामले में सम्मिलित किए इस प्रकरण का वास्तविक निराकरण नहीं हो सकेगा। तो न्यायालय उस चीज का परीक्षण करेगी और देखेगी कि क्या इस नए पक्षकार को इस मामले में जोड़ने से इस मामले के विचारण में विलंब तो नहीं होगा, या अनावश्यक ये मामले को विलंब कारित करने के लिए तो पक्षकार नहीं बनना चाहता है। इन सारी चीजों का परीक्षण करने के उपरांत न्यायालय ये पाता है कि हाँ, आप वास्तव में इस प्रकरण में पक्षकार बनने के योग्य हैं, तो कभी भी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। एनी स्टेज ऑफ द केस, प्रकरण के लंबन काल के दौरान आप उस मामले में पक्षकार के रूप में जुड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मामला है कि कोई संपत्ति का विवाद चल रहा है। अब संपत्ति का विवाद चल रहा है और विरोधी पक्ष उस संपत्ति को बेच देता है, तो जाहिर तौर पे जिसने उस जमीन को, जिसने उस विवादित संपत्ति, डिस्प्यूटेड लैंड को खरीदा है, तो वो उस मामले का पक्षकार बन जाता है। तो अब उस व्यक्ति ने, जिसने कि उस विवादित संपत्ति को खरीदा है, या तो आप उसके विरुद्ध अलग से मामला लाएंगे जो कि जाहिर है खर्चीला होगा और जाहिर है कि आपका अलग समय लगेगा, धन भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा। तो अब उस विवादित संपत्ति को जिस पक्षकार ने बेचा है, जो कि प्रतिवादी है या वादी है, तो उनमें से दोनों में से कोई भी उसके लिए आदेश 1 नियम 10 के तहत उस व्यक्ति को, जो कि क्रेता है, उस संपत्ति का नया क्रेता है, उसको पक्षकार के रूप में जोड़ने के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। और न्यायालय ये देखेगी कि हाँ, इस संपत्ति का विवाद को निपटाने के लिए उस व्यक्ति को पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना आवश्यक होगा। तो जब आप ऐसा आवेदन देंगे तो जाहिर है कि आपके दावा में संशोधन भी लाना पड़ेगा कि भाई एक नया पक्षकार जुड़ रहा है और उससे रिलेटेड क्या उसमें लायबिलिटी फिक्स होगी, और बस ध्यान ये रखना है कि वाद का स्वरूप और वाद का कारण न बदले। इन चीजों को देखना पड़ेगा, न्यायालय भी देखेगी और आपको भी देखना है।
तो इन परिस्थितियों में वो व्यक्ति नया पक्षकार जुड़ जाएगा, नए पक्षकार के रूप में खुद को जोड़ सकता है। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रतिवादी हैं वो वादी भी बन सकते हैं और वादी भी प्रतिवादी भी बन सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं जो है आदेश 1 से लेकर आदेश नियम 13 तक, आदेश 1 से लेकर नियम 13 तक विभिन्न नियमों में आपको ये प्रावधान उपलब्ध हैं। तो कितना बड़ा प्रावधान उपलब्ध है, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, किसी भी प्रकार की गलती हो, पक्षकार गलत जुड़ गए हो, पक्षकार नहीं जुड़े हो, पक्षकार नए रूप में जोड़ना है, तो इन सब चीजों के लिए आपको सुविधा उपलब्ध कराती है आदेश 1 से लेकर 13 तक। और विशेषकर जो आदेश 1 नियम 10 है वो नए पक्षकारों को जोड़ने के लिए व्यवस्था देती है। तो इसमें और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं कि आदेश 1 कहता क्या है। वादों के पक्षकार के रूप में जोड़ना। वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे? वे सभी व्यक्ति वादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहां की एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्यों का संव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष या अधिकार उनमें संयुक्ततः या पृथकतः अनुकल्पतः वर्तमान होना अभिकथित है। जहां पर कई वादियों में से सभी का एक ही अनुतोष चाहते हैं तो वो सब वादियों के रूप में जुड़ सकते हैं। इसी तरीके से प्रतिवादियों का भी है। हाँ, एक बात आपको ये बता दूं कि कभी भी किसी भी मृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा नहीं लाया जा सकता है। यदि आप किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा लाते हैं तो वो दावा आपका खारिज हो जाएगा। तो जहां प्रतिवादियों के संयोजन में से उलझन या विचारण में विलंब हो सकता है वहां पृथक विचारण का आदेश देने की शक्ति। जहां न्यायालय को यह लगता है कि प्रतिवादियों को अगर उस केस में संयोजित किया जाता है और उसे यह प्रतीत होता है कि वादियों के संयोजन से वाद के विचारण में उलझन या विलंब हो सकता है, वहां न्यायालय पृथक विचारण का आदेश या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो न्याय हित में समीचीन होगा या उचित होगा। तो दोस्तों, न्यायालय जो है नियम 4 में क्या प्रावधान है? न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध निर्णय दे सकता है। तो इस प्रकार से जोड़े गए सभी पक्षकारों के लिए इसमें आदेश 1 नियम 13 तक में ये व्यवस्था दी गई है। और विशेषकर कार्यवाहियों, जब किसी वादी किसी पक्षकार को प्रतिवादी बनाने का विरोध करे, जब कोई प्रतिवादी न्यायालय में उस प्रकरण में जुड़ना चाहता है तो प्रतिवादी बनाने का जब वादी विरोध करता है तब साधारणतः उसे प्रतिवादी भी तब तक नहीं बनाया जावे जब तक कि उसका प्रतिवादी बनाए जाने के से प्रस्तुत मामले में निर्णय देने में सरलता नहीं हो। तो न्यायालय इस चीज को देखती है कि उस प्रतिवादी को तब तक प्रतिवादी न बनाया जाए जिसका कि वादी विरोध कर रहा है कि भाई ये प्रतिवादी के रूप में नहीं जुड़ सकता है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस केस में और ये अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए इन मामलों को प्रस्तुत कर रहा है। तो वहां पर न्यायालय देखेगी कि मामले का निर्णय देने में अगर सरलता नहीं है तो वो उसको प्रतिवादी के रूप में नहीं जोड़ेगी। इसके विरुद्ध कुछ न्यायालयों का मत ऐसा है कि वादी के अस्वीकार किए जाने पर किसी भी पक्षकार को न्यायालय ने प्रतिवादी भी नहीं बनाते हुए वाद निरस्त कर देना चाहिए, किंतु जब किसी व्यक्ति के हित पर किसी मामले में सीधा प्रभाव पड़ता हो तब वह अपने आप को पक्षकार बनाए जाने का अधिकार रखता है। मैंने पहले ही बताया कि जब उस मामले में किसी का हित सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है और आपने उसको पक्षकार नहीं बनाया है तो वो व्यक्ति आपके मामले में आदेश 1 नियम 10 का आवेदन दे करके पक्षकार बन सकता है। जब न्यायालय किसी व्यक्ति की पक्षकार के संबंध में मामले में उपस्थिति से न्याय देने में असुविधा अनुभव करता है, उन्हें कम किया जा सकता है। माने बहुत 100-200 लोग आ गए हैं किसी जनहित के मामले को लेके या ऐसे मामले के लिए जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व हो, तो उसे न्यायालय कम भी कर सकता है। जब किसी पक्षकार के विरुद्ध कोई अधिकार अवधि बाहर हो गया हो
तब उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। परिसीमा अधिनियम के उपबंध पर इस संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे पक्षकार न्यायालय द्वारा जोड़े गए हों अथवा किसी भी पक्ष के आवेदन पत्र पर ऐसा किया गया हो। यह कार्यवाही जो है केस के किसी भी प्रकरण पर हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। इसमें ये सामान्यतः बताया है कि कोई भी पक्षकार न्यायालय में लंबित कार्यवाही के किसी भी प्रकरण पर जोड़ा जा सकता है, कम किया जा सकता है अथवा उनके पक्ष में परिवर्तन किया जा सकता है। अंतिम डिक्री पारित होने के समय तक इस नियम के अधीन कार्यवाही की जाना संभव है। इस नियम के अधीन न्यायालय को यह भी अधिकार है कि जो पक्षकार वाद संस्थित करने से तात्पर्य केस फाइल करने समय आवश्यक पक्षकार नहीं था। मैंने जैसे आवश्यक पक्षकार के बारे में आपको बताया दोस्तों कि केस फाइल करते समय कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार नहीं था, किंतु बाद में वह आवश्यक पक्षकार बन गया तो उसे भी पक्षकार बनाया जा सकता है। इस नियम के अधीन एक पक्षकार जो वादी है उसे प्रतिवादी बनाया जा सकता है और जो वादी है उसे प्रतिवादी बनाया जा सकता है। जो वादी है उसे प्रतिवादी बनाया जा सकता है और जो वादी है उसे प्रतिवादी, मतलब जो प्रतिवादी है उसे वादी बनाया जा सकता है। वह ऐसे समय में अवधि पर सीमा अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यह पक्षांतरण इधर से उधर, प्रतिवादी से वादी की ओर जाना और वादी से प्रतिवादी की ओर आना, इसे पक्षांतरण कहा जाता है। और ये पक्षांतरण जो है द्वितीय अपील में भी संभव है। ये सिर्फ सिविल सूट में ही संभव नहीं है। ये आदेश 1 नियम 10 ये प्रावधानित करता है, ये हमें ये प्रोविजन देता है कि हम अपील में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। न्यायालय को इस नियम में असीम अधिकार है, किंतु उनका उपयोग ठोस न्यायिक विवेक के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो है जुडिशियल माइंड जो है, न्यायिक विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और कोई आवेदन पत्र दे दिया और उसको हम पक्षकार के रूप में जोड़ दिए। जब कोई पक्षकार किसी वाद में आवश्यक पक्षकार हो तो उसका नाम अपील न्यायालय में भी लागू किया जाना संभव है, क्योंकि उसके अभाव में वाद का निर्णय, जो सिविल मामला है उसका निर्णय पूरी तौर से होना संभव नहीं होता। आवश्यक पक्षकार जो है उसमें जो जिसके विरुद्ध मामला बन रहा है, अगर उसको आप शामिल नहीं किए जाते हैं तो उसका उस मामले में निर्णय देना संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये जो प्रावधान है आदेश 1 नियम 1 से लेकर के 13 तक, जब कोई वाद किसी मृतक व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित किया गया है तो वह शून्य होगा। ये मैंने आपको बता दिया है। अपील, जब न्यायालय किसी वादी को यह निर्देश देवे कि अमुक व्यक्ति को प्रतिवादी बनाया जावे, ऐसा आदेश वादी के मूल्यवान अधिकार को प्रभावित करता है। फिर से समझ लीजिए इसको। जब न्यायालय किसी वादी को यह निर्देश दे कि अमुक व्यक्ति को प्रतिवादी बनाया जावे, ऐसा आदेश वादी के मूल्यवान अधिकार को प्रभावित करता है। अतः ऐसे आदेश को निर्णय की परिभाषा में समाविष्ट माना गया और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। जब आप नहीं चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति उसमें प्रतिवादी बने और न्यायालय उसको प्रतिवादी बना देता है, तो उस आदेश के विरुद्ध आप अपील भी जा सकते हैं। इस नियम के उपनियम 2 के अधीन पारित आदेश पर अपील की जाना संभव नहीं है। आदेश 1 नियम 2 के तहत जो आदेश पारित होंगे उसकी अपील नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने आज इस वीडियो में ये जाना कि किसी भी दीवानी मामले में, सिविल मामले में, जिसे हम कोई भी अनुतोष पाने के लिए अदालत में जाते हैं, चाहे वो संपत्ति संबंधित मामला हो, चाहे पैसों के लेन देन से संबंधित मामला हो या सिविल नेचर का कोई सा भी मामला हो, अगर हम उसमें उस व्यक्ति को पार्टी पक्षकार ही नहीं बनाएंगे या सही व्यक्ति को नहीं उसमें पक्षकार बनाएंगे, वादी हो प्रतिवादी हो, तो हमको पूरा जो हमारा समय 2 साल 1 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो लगता है, वैसे भी सिविल मामलों में समय ज़्यादा लगता है, आप सभी जानते ही हैं। तो
ये हमारा निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ करके किसी भी मामले में पार्टी बनाया जाना चाहिए। और यदि कोई पार्टी बनने से छूट गया है, कोई नया हितवत पक्षकार हो या कोई आवश्यक पक्षकार हो, तो उसको हम आदेश 1 नियम 10 के तहत जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो से जो आपके लिए ज़रूर लाभकारी होगा और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।